ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने पठानकोट हमले को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, मारे गए 3 आतंकियों के बारे में बताएं गृह मंत्री। भाषण के आखिर में ओवैसी ने बोला जय हिंद। ओवैसी के भारत माता की जय नहीं बोलने के बयान को लेकर मचा है बवाल। राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच उपाध्यक्ष कुरियन ने दी इस्तीफे की धमकी। कहा, किसी और को बुलाकर चला लो सदन। संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से का आज था आखिरी दिन। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंची कन्हैया की जमानत याचिका। कन्हैया की अंतरिम जमानत रद्द करने को लेकर दायर की गई थी याचिका। गुरुवार को होगी मामले की सुनवाई। लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में अगले महीने लगेगी प्रधानमंत्री मोदी की मूर्ति। म्यूजियम ने कहा, विश्व राजनीति की मोदी अहम शख्सियत। पीएमओ ने दी मूर्ति लगाने को मंजूरी। रोहतक में कबड्डी के जूनियर लेवल खिलाड़ी सुखविंदर की दिन दहाड़े हत्या की गई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने मारी 3 गोलियां। पेट्रोल डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी। पेट्रोल 3 रुपए 7 पैसे और डीजल 1 रुपए 90 पैसे महंगा हुआ। नई दरें आज आधी रात से होंगी लागू। और बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर ने की प्राइम न्यूज के फ्लैगशिप प्रोग्राम जिंदगी की जमकर तारीफ। कहा, एडिटर इन चीफ मोहसिन खान की सोच है अच्छी। प्रोग्राम के जरिए होगा गरीबों का भला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। पूरे हुए वादे अब हैं नए इरादे, यह नारा है उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार का, जिसने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं और अपनी उपलब्धियों पर खूब इतरा रही है। लेकिन इन 4 सालों में अखिलेश की सरकार के दामन पर विवादों के दाग भी कुछ कम नहीं है। साथ ही इस चुनावी साल में कई चुनौतियां भी हैं। वादे पूरे करने के दावों पर सवाल भी हैं। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वादा किया था कि वो अक्टूबर 2016 तक गांव में 16 घंटे और शहरों में 22 से 24 घंटे बिजली पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 4 साल के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को फिर से यह वादा करना पड़ रहा है कि अगली बार अगर सरकार बनी तो वो 24 घंटे बिजली देंगे। सवाल यह भी है कि मुसलमानों को आरक्षण देने के वादे पर सरकार कितना खरा उतरी है। विधानसभा चुनाव 2012 में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को 18% आरक्षण का वादा किया था, लेकिन सरकार के 4 साल पूरे हो जाने के बाद भी अभी तक इस वादे को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी की रिपोर्टों को भी लागू किया जाना बाकी है। समाजवादी पार्टी ने आतंकवाद के आरोप में बंद बेकसूर मुसलमानों की रिहाई और मदरसों में तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष बजट आवंटित किए जाने के वादे के साथ पुलिस भर्ती में मुसलमानों के लिए खास प्रावधान का भी वादा किया था। इन वादों का पूरा होना भी अभी बाकी है। सपा ने मायाराज में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक आयोग बनाने की बात कही थी। किसानों के लिए एक आयोग का गठन किया जाना था। साथ ही कानून व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को विश्व स्तरीय बनाने की बात कही गई थी पिछली बार। और यूपी में रोजगार के साथ बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी का वादा था, लेकिन वादे 4 साल बाद भी सिर्फ वादे ही रहे। विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार अखिलेश सरकार की नाकामी की बानगी के रूप में सामने आ चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की छवि बेदाग और ईमानदार मुख्यमंत्री की है, लेकिन सरकार केवल छवियों से नहीं चला करती। विपक्षी पार्टियों ने समाजवादी पार्टी की सरकार के पिछले 4 साल के कामों को नाउम्मीदी और निराशा का साल बताया है। विपक्षी दलों के मुताबिक इन सालों में प्रदेश की कानून व्यवस्था धराशायी हो गई, अपराधी बेखौफ है और पुलिस का मनोबल भी गिरा हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव अगले चुनाव में जनता के सामने वादे पूरे नहीं होने के क्या कारण बताएंगे। आज का प्राइम एजेंडा इसी मुद्दे पर।
और आज अखिलेश सरकार के इन 4 सालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। जल्दी से अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में कारागार मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता बलवंत सिंह रामूवालिया साहब लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रामूवालिया साहब, बहुत स्वागत है आपका प्राइम एजेंडा में। हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं, नेता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। विदित चौधरी, प्रवक्ता नेता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत साहब हमारे साथ आज की इस डिबेट में है, स्टूडियो में है। पहला सवाल रामूवालिया साहब आप ही से है। अगर हम किसी भी प्रदेश में सरकार के कामकाज को नापें, आंकें, तो 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। हालांकि वैसे तो फहरिस्त बड़ी लंबी है, हमने पढ़ के भी सुनाई है कि आपने पिछले मैनिफेस्टो में क्या और किस तरीके के वादे किए थे। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, डेवलपमेंट, रोजगार, महिलाओं की स्थिति, स्वास्थ्य, ये वो पैमाने हैं जिससे किसी भी प्रदेश की तरक्की को मापा या नापा जा सकता है। इन 4 सालों में आप उत्तर प्रदेश को कहां खड़ा देखते हैं? ऐसा है, हमने सबसे पवित्र उद्देश्य मानकर और सबसे देश में एक कीर्तिमान स्थापित करने के लिए करदाताओं के राजकोष में दिए गए धन की बर्बादी का उलाना नहीं आने दिया। हमने इतने फिक्र से बात की कि जो धन की का प्रयोग है वो कृषकों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापार के बढ़ावा के लिए, खेती और किसानों के लिए और व्यक्तियों के शारीरिक जो पोषण पोषण चिकित्सा है उसके लिए, और जो राजनीति में कुर्बानी करने वाले लोग हैं उनके लिए, महिलाओं की शक्ति और बेटियों की सुरक्षा के लिए, उसके लिए। और हमने इसी तरह एम्बुलेंस योजना, राज्य पेंशन योजना और शिक्षा के माध्यम में, और जो मेट्रो रेल के शुरू करना, और कामधेन कृषि दुर्घटना बीमा, लोहिया ग्राम विकास योजना, जनेश्वर मिश्र योजना, हमने सभी योजनाओं को ग्रामीणों को और नगरों को संतुलित तौर पर विकास करने के लिए पूरी योजनाबद्ध गंभीरता से योजनाएं बनाई, और वो योजनाएं लागू हो रही हैं। या विद्युतीकरण का मामला, हम अपनी योजनाओं में आगे बढ़े हैं। हमने अपने घोषणा पत्र को पवित्र डॉक्यूमेंट माना और उस डॉक्यूमेंट को हमने लागू किया। सर, डॉक्यूमेंट को अगर लागू किया होता तो ये इतनी लंबी फहरिस्त हमारे हाथ में नहीं होती। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में पढ़कर सुनाया, हम फिर दोबारा आप चाहें तो पढ़कर सुना दें। 24 घंटे बिजली का क्या हुआ सर? 2012 से आप 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं, आज 4 साल पूरे हो गए, क्या हुआ उसका? अखिलेश यादव साहब आज भी यही कह रहे हैं कि अगर अगली बार सरकार बनी तो हम 24 घंटे बिजली देने की कोशिश करेंगे। मुसलमानों को रिजर्वेशन आप देना चाहते थे, उसका क्या हुआ सर? अभी तक मुसलमानों को आपने आरक्षण नहीं दिया। आपकी राजनीति में मुसलमान बिल्कुल केंद्र में बैठे हुए हैं। इसके अलावा सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्टों को लागू करना था, इसका क्या हुआ सर? शुक्र है कि आज का प्रोग्राम 16 तारीख को है। कल ही 15 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीणों में 14 से 16 घंटे बिजली यकीनी बना दी है, और शहरों में कई जगह 22 घंटे, कई 24 घंटे यकीनी बना दी है। एक इजाजत देंगे, मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं जी, 4 साल में क्या किया, इसका ज्यादा नतीजा आने वाले महीनों में, 2 साल में, 3 में निकलेगा। पिछली सरकार बुतों पर, पत्थरों पर पैसे बर्बाद कर गई। मैं अपने पैनल के दूसरे सहयोगी माननीय मित्रों से और बेटा जी से, जो बहन जी हैं, उनसे विनती करूंगा कि लांछनबाजी की बजाय और बहस को झगड़ालू दिशा में, दृश्य में पेश करने की बजाय हम आइए। मैं बहुत आखिर में केंद्र में मंत्री रहकर थोड़ा बहुत तजर्बा हासिल किया, यहाँ तजर्बा बिल्कुल टू दी पॉइंट, लोगों को ऐसे लगे कि हम फिक्रमंदी की बहस कर रहे हैं, एक दूसरे को ठिब्बी लगाने, पांव अड़ाकर गिराने की बात नहीं कर रहे। तो परसों की, आज कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत जोर से कहा,
आंकड़े देकर कहा, कोई 1.5 घंटा मीटिंग में कहा कि बिजली के मामले में हम एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की दशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बस कह दिया और हम बढ़ गए ऐसा लगता है। हम आते रामू वालिया साहब, मुख्यमंत्री ने तो जोर शोर से कहा और हाँ, चुनावी साल, मैंने कहा चुनावी साल शुरू हो गया तो मुख्यमंत्री की जो जोर आजमाइश है वो उसी तरीके से देखी जाएगी। हम अब टिप्पणी ले लें आपकी बात पर सर। अनिला जी सहमत हैं इस बात से? नहीं, क्या देखिए, अगर शुरू हो गया तो राजीव जी सबसे पहले तो होता है 80 का। जी अनिला जी कहिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हमने कर नहीं, रामू वालिया जी ना, हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आपकी सरकार के 4 साल पूरे हो गए। आवाज इको हो रही है बहुत ज्यादा। जी आप बोलिए, हम धन्यवाद करता हूँ। अनिला जी हम सुन पा रहे हैं, प्लीज बोलिए। तो हाँ, नहीं, मुझे एक्चुअली अपनी आवाज सुनाई दे रही है तो बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। मैं राजीव जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर अभी रामू वालिया साहब ने कहा कि जो विपक्षी दल के यहाँ पे नेता बैठे हुए हैं वो लाछन ना लगाएं। तो मैं केवल ये कहना चाहती हूँ, जो विपक्षी दल होता है वो लाछन नहीं लगाता है, परंतु कहीं ना कहीं वो भी इस समाज का हिस्सा होता है और ये अधिकार होता है उसका कि अगर उसको कहीं कमी नजर आती है सत्ताधारी सरकार के कामकाज में तो वो अपनी आवाज उठा सके, जिससे कि सत्ताधारी सरकार जो है काम कर सके। जी आगे। और रामू वालिया साहब, आपको पता होगा, ये कहा जाता है कि अगर कोई भी बीमारी जो है बहुत पहले पकड़ ली जाए तो उसका कुछ इलाज हो जाता है, और जब बीमारी बहुत फैल जाए और जब वो आखिरी स्टेज में पहुंच जाए फिर कहें कि हम इसका बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा इलाज करेंगे और बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल के डॉक्टर लेकर आएंगे, तब भी वो जिंदा नहीं हो पाता है, वो इंसान वो मरता ही है आखिरकार। तो हमारे प्रदेश की हालत यही हो रही है। पहले बीएसपी सरकार ने इसका शोषण किया, फिर बहुत आशाओं के साथ समाजवादी पार्टी सरकार आई, बहुत आशा थी हमारे युवा चीफ मिनिस्टर से, परंतु 4 साल जो जिस प्रकार से सत्ता चली आप भी जानते हैं और हम सब भी जानते हैं। अब आखिरी जो इलेक्शन ईयर है इसमें आप हमें 4 साल की जो चीजें गिना रहे हैं और आगे के 5 साल के जो प्लान बना रहे हैं, जो आज भी मैंने देखा ये 4 पन्नों का जो आपका एड निकला है, इसमें एक पॉइंट पे मैं डिबेट कर सकती हूँ, चाहे वह लोहिया ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे वो समाजवादी पेंशन योजना हो, चाहे वो एम्बुलेंस की सेवा हो, कहीं पे भी आप लोग जो हैं किसी भी मापदंड पे खरे नहीं उतर रहे हैं। मैं यहाँ पे बैठ के क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ, परंतु उत्तर प्रदेश की एक वासी होने के नाते मेरा ये हक है बताने का, ये अधिकार है ये बताने का कि जो स्कीम्स, जो योजनाएं आपकी सरकार द्वारा शुरू की गई वो जो है अपने आप में पूरी नहीं हुई हैं। ठीक है अनिला जी, हम जरा विदित चौधरी को इस चर्चा में शामिल कर लें, उसके बाद हम पीयूष जी के पास आएंगे, क्योंकि मुद्दे कई सारे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि एक एक करके हम जरा कानून व्यवस्था पर समझें कि 4 साल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कहां खड़ी है। भ्रष्टाचार को अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार इन 4 सालों में कहां खड़ा है, विकास के किस आयाम पर उत्तर प्रदेश पहुंचा है इन 4 सालों में, क्या कोई बड़ा और दिखने वाला विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है, क्या कोई बड़ी इंडस्ट्री आई है, रोजगार को लेकर हमारे प्रदेश में क्या हुआ है, क्योंकि बेरोजगारों की एक बड़ी फौज उत्तर प्रदेश में है। जब हम ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है तो हमें यह भी समझना चाहिए कि इस बड़े सूबे में बेरोजगारी उतनी ही बड़ी चुनौती सरकार के लिए है। विदित चौधरी साहब, इन सारे मोर्चों पर सरकार कुछ करती दिखाई दी, या फिर एक विपक्षी होने के नाते आप भी ऐसा ही समझते हैं कि ये 4 साल बिल्कुल बेकार ही निकल गए? नहीं, सबसे पहले तो मैं अखिलेश सरकार के सभी सम्मानित सहयोगियों का और सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने 4 साल पूरे किए, और 4 साल पूरे करने के बाद में उन्होंने कल ही हर एक ब्लॉक स्तर पर अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताने का प्रयास किया। लेकिन जिन उपलब्धियों को वो गिनवा रहे हैं माननीय मंत्री जी और उनके नेता जी, क्या उन उपलब्धियों से वो खुद खुश है? मैं एक क्वेश्चन उनसे पूछना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी सरकार की सफलता के लिए मुख्य 4 बिंदु जो मैं मानता हूँ वो होने चाहिए। शिक्षा के स्तर पर कितना विकास हुआ है,
स्वास्थ्य की सेवाओं में कितना विकास हुआ है, रोजगार के क्षेत्र में कितनी इंडस्ट्री उस स्टेट के अंदर लगी, और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर उस स्टेट का किस तरीके से चल रहा है जी। यदि चारों पहलुओं पे बात करें तो पूरी तरीके से ये सरकार 4 साल में विफल रही है। जो सरकार ने वादे किए थे उन वादों को ये पूरा नहीं कर पाए हैं, और जहां तक कथनी और करनी में अंतर नहीं है। बिजली की बात करते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र में 16 घंटे बिजली देंगे, 4 साल सरकार को हो गए। मैं तो समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो 2 घंटे 3 घंटे बिजली आती है उससे अभी आधा घंटा का भी इजाफा ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हुआ। स्वास्थ्य सेवाएं, ऐसे ऐसे भी जनपद उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जिनकी आबादी 50 लाख से ज़्यादा है, और आज भी स्वास्थ्य सेवाओं की यदि बात करें तो उस डिस्ट्रिक्ट में एक भी आधुनिक अस्पताल आज भी उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्रदेश दिन पे दिन पिछड़ता जा रहा है। बेसिक शिक्षा नाम की तो कोई चीज नहीं है। अभी माननीय मंत्री जी ने एम्बुलेंस की बात करी और एंडल सिंह जी ने भी एम्बुलेंस की बात की। मैं समझ नहीं पा रहा कि वो कौन सी एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं। शायद वो 108 नंबर एम्बुलेंस की तो बात नहीं कर रहे, जिसमें समाजवादी पार्टी ने अपना तमका लगाया हुआ है। ये वही एम्बुलेंस है। आपके जागरूक मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, वो वही एम्बुलेंस है जो कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की फर्स्ट सरकार ने पूरे देश के अंदर 108 स्वास्थ्य प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मिशन के तहत में 108 नंबर एम्बुलेंस का पूरे देश के अंदर हर एक ब्लॉक स्तर पर उद्घाटन किया। ठीक। और माननीय मायावती जी की सरकार में तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ। इनको ये भी बताना चाहिए, मंत्री जी अभी कह रहे थे कि पॉजिटिव रूप में बहस होनी चाहिए, तो माननीय मंत्री जी को ये भी स्वीकार करना चाहिए कि ये कांग्रेस की देन है जिन एम्बुलेंस की आप बात कर रहे हैं और जिन एम्बुलेंस के नाम पर आप विकास की बात कर रहे हैं जी। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा के स्तर में, स्वास्थ्य के स्तर पर, रोजगार के स्तर पर पूरी तरीके से सरकार फेल रही है। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो आपने शुरू में ही ये दिखाया कि जिस तरीके से अपराध इस प्रदेश के अंदर बढ़ा है और अपराधी जिस तरीके से खुलेआम घूम रहे हैं, ये प्रदेश पता नहीं किस स्थिति में जा रहा है और ये चिंता का विषय है। यानी जो मूल 4 बिंदु है विदित चौधरी साहब का विरोध अभ्यास ना करके, विदित चौधरी साहब जो मूल 4 बिंदु है आपकी नजर में, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था, इन चारों बिंदुओं पर आप सरकार को फेल मान रहे हैं। और कानून व्यवस्था जी बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है। ठीक है, पूरी तरीके से फेल है और इस बात से माननीय मंत्री जी भी सहमत होंगे। ठीक है, हम मंत्री जी के पास जाएंगे आपके सवाल लेकर और हम इन 4 बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश 4 सालों में कानून व्यवस्था पर क्या कहां खड़ा है, क्या पिछली सरकार के मुकाबले इन 4 वर्षों में कानून व्यवस्था मजबूत हुई, शिक्षा में हम कहां खड़े हैं, क्योंकि विदित चौधरी जी का आरोप यह है कि साहब जो बेसिक शिक्षा है वो प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं देती। स्वास्थ्य सेवाओं में एम्बुलेंस का जिक्र किया रामूवालिया साहब ने, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो हमारी सरकार ने दिया था, अगर ये 108 की बात हो रही है। और इसके अलावा रोजगार की जो स्थिति है वो हम सब जानते हैं। हम जरा पीयूष जी के पास आएंगे। पीयूष जी, कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, क्योंकि सरकार या सरकारें तो ऐसा करती हैं, जब भी कोई साल पूरा होता है आप उस स्टेट को उठा के देख लीजिए जहां बीजेपी की सरकार हो, जहां कांग्रेस की सरकारें हों या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, ये तो रवायत है कि अखबार जो हैं वो उपलब्धियों से भर जाते हैं, लेकिन उन उपलब्धियों में कितनी हकीकत में होती हैं और कैसी होती हैं ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। 4 साल पूरे होने पर 4-4 पन्नों के विज्ञापन समाजवादी सरकार ने अखबारों में दिए हैं। रामूवालिया साहब खुद ये कह रहे हैं कि साहब हमने इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेश कहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है सर? देखिए, प्रदेश तो जैसा था, जहाँ था, जिस तरह से जब ये सरकार आई थी उससे भी बदतर हालात मुझे नज़र आ रहे हैं। और राजीव जी देखिए, कल जो 4 साल पूरे होने पे अखिलेश जी ने क्या किया कि एक समाजवादी सुगंध नाम का परफ्यूम वो लॉन्च किया। तो आप सोच सकते हैं कि ये सरकार का नज़रिया क्या है। ये एक परफ्यूम की जगह अगर वो कोई सरकार को, अगर वो कोई जनता को जो है कोई इंडस्ट्री का अगर उन्होंने उद्घाटन किया होता या कोई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कोई भी पूरी हुई सड़क का उन्होंने जनता के लिए जो समर्पित किया होता, तो मुझे समझ में था कि हाँ, इस सरकार ने 4 साल जो कुछ काम किया है। लेकिन आप एक सुगंध, वो भी समाजवादी सुगंध, जबकि समाजवाद आपने दुर्गंध पैदा कर दी है उत्तर प्रदेश में पूरा समाजवाद के नाम पे जो है, जो सैफई में तमाशा करते हैं आप, जो लोहियावाद को आपने बदनाम कर दिया, पूरा बड़े बड़े पार्क आपने बना दिए, मूर्तियां लगा दी।
पार्क बना दिए, उससे कुछ नहीं होता है। तो पूरा का पूरा आप देखिए जितनी योजनाएं, सिर्फ आप देखिए कैग की अगर आप रिपोर्ट देखें, कैग ने खुद कहा है कि 115 जो मद हैं उसमें अखिलेश सरकार 2014-15 में जितना इन्होंने एलोकेशन किया था बजट में, वो उसका पूरा का पूरा खर्चा कहीं भी नहीं हो पाया। 115 क्षेत्रों में इस तरह की बात हुई है। तमाम योजनाएं इन्होंने घोषित करी, वो तमाम योजनाएं जो है अभी अधूरी पड़ी हैं, उनमें पैसा नहीं खर्चा हुआ है। पिछड़े वर्ग की जो है बच्चियों के लिए इन्होंने योजनाएं घोषित की थी, शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, वो पूरी नहीं हुई है। अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने कहा था कि हम आरक्षण देंगे आपको, जिस तरह से कि आपको जो है दलितों को मिलता है। 18% आरक्षण की बात थी सर। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को मानते हुए इन्होंने कहा था कि जिन अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को गलत तरीके से आतंकवाद के तहत जेल में डाल दिया गया है, हम उन्हें छुड़वाएंगे, उनको कंपनसेशन देंगे और उन अधिकारियों को हम सजा दिलवाएंगे जिन्होंने इस तरह से गलत काम किया होगा। कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा था पिछली सरकार जो थी मायावती जी की, उसके समय जो भ्रष्टाचार हुआ था, हम उसमें जो लोग शामिल थे उनको पकड़ेंगे और जेल भेजेंगे। कहीं कुछ नहीं आपने सुनाई दिया, कुछ नहीं हुआ। 4 साल निकल गए। सिर्फ क्या आप सुनाई दे रहे हैं, रोज अखबार आप उठा के देख लीजिए, रोज टेलीविजन चैनल देख लीजिए, अपराध और भ्रष्टाचार, सिर्फ यही 2 चीजें जो है अखिलेश सरकार की जो है ये 4 साल की उपलब्धियां मैं मानता हूं। और तीसरी उपलब्धि मानता हूं, ये इनका कहना है कि हमने लगभग 25,000 करोड़ से कुछ ज्यादा पूंजी निवेश हुआ है उत्तर प्रदेश में, और 1 लाख कुछ 87,000 के लगभग जो है उद्योग धंधे लगे, इंडस्ट्रीज लगी हैं। मैं इसे जो है कागजी आंकड़े ही मानता हूं। अगर इतना हुआ है तो वो दिखाई देना चाहिए, जो दिखता नहीं, जो आपको उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं देता है। नौकरियां कहीं पैदा नहीं हो रही हैं। कानून व्यवस्था का ये हाल है कि रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज अपराध हो रहे हैं, रोज जो है कि लोग एक दूसरे को मार दे रहे हैं। अब तो बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो भी नहीं बख्शे जा रहे हैं, उनके यहाँ उनके खिलाफ भी अपराध हो रहे हैं, उनके यहाँ भी कोई सुरक्षा नहीं है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। आप देखिए अभी आज की खबर है कि किस तरह से नोएडा में ही जो है यहाँ पे 58 सेक्टर में जो है किस तरह से एक जो है 15 साल की बच्ची को अगवा करके उसके साथ जो है बलात्कार करके गाजियाबाद छोड़ दिया गया। ये रोज की घटनाएं, एक घटनाएं नहीं है। आप भ्रष्टाचार की कहानियां, अनंत कहानियां हैं वहां पे। तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े इनके हैं वो कागजी आंकड़े हैं। और उत्तर प्रदेश और अखिलेश जी का नजरिया जो है कुछ मैं देख रहा हूं पिछले 2 साल से, एक कॉर्पोरेट फ्रेंडली नजरिया दिख रहा है। उनको लगता है विकास वही, जिस तरह से कि जो है एक भाजपा जो है केंद्र में करने की कोशिश कर रही है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के घरानों को के माध्यम से जो है विकास करना चाह रही है, उसी तरह की उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी सरकार है वो भी बड़ी बड़ी योजनाओं को, मेट्रो को ही वो मान रही है, विकास का प्रतीक मान रही है। वो मेदांता जैसे हॉस्पिटल को देखिए, मेदांता जो हॉस्पिटल है गुड़गांव में, क्या हालत है, कोई जाता है वहां, क्या आसान है वहां इलाज कराना? तो एक कोई सरकारी अस्पताल इन्होंने नया नहीं बनाया, जो वर्तमान अस्पताल है उनको बेहतर नहीं बनाया गया। ये है तो आप कहीं भी देख लीजिए, इनका रिपोर्ट कार्ड मुझे लगता है कि वो नहीं कह रहा है जो कहना चाहिए। जिस उम्मीद से लोगों ने, खासकर युवाओं ने जो है अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया था, उनको चुना था, इस सरकार को चुना था, काफी सीटें देकर चुना था, कहीं ना कहीं मोह भंग हुआ है। पूरी रामू वालिया साहब से जवाब लेते हैं। सर 4 पॉइंट जो पीयूष जी भी गिना रहे हैं और जो विदित चौधरी जी ने भी सामने रखे, अनिला जी ने भी बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था एक एक कर आते हैं सर। और हम बिल्कुल जिस पॉजिटिव माहौल में आप डिबेट करना चाहते हैं, हम बिल्कुल उसी माहौल में इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रामू वालिया साहब, सबसे पहले कानून व्यवस्था, क्या आप ये मानते हैं कि इन 4 वर्षों में कानून व्यवस्था के स्तर पर सरकार ने बेहतर परफॉर्म किया है? और अगर आप ये मानते हैं तो क्यों? इसके पीछे वाजिब रीजन बताएं, क्योंकि पीयूष जी, अनिला जी, विदित जी, सारे लोग ये कह रहे हैं, सहमत हैं इस बात पर कि कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। अपराधियों में जो खौफ होना चाहिए कानून का, पुलिस का, वो नहीं है। देखिए, एक तो आपने स्वास्थ्य की बात की, शिक्षा की, रोजगार और कानून की। जी जी बोलिए, हम सुन रहे हैं। हेलो जी रामू वालिया साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया। मुझे आपकी आवाज अभी नहीं आई थी। जी जी बोलिए। अच्छा, मैं विनती करूं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कानून, हमने स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में कानून को सर्वप्रिय माना, लेकिन सबसे सर्वप्रिय हमने किसान को माना। इसलिए आप किसान को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा बुनियादी तौर पर
जितना जोर है वो ये है कि अगर किसान को मुफ्त सिंचाई का ना दिया जाए, ऋण माफी ना दी जाए, लेकिन रामू और वालिया किसान साहब ही है जो जिसके वादा लिए किया गया था हमने काम किसानों के करें, लिए एक आयोग बनेगा, उनको जो किसान आयोग के मिनिमम गठन की बात थी। किसान आयोग के गठन की बात हुई की गई 2011 में, कहाँ है वो? किसानों को कहाँ मिल रहा है वो दाम मिल रहा है उनका उनका जो अनिला है। जी आएंगे सर, पूरा करने दीजिए, आएंगे अनिला जी। आयोग बनेगा। उसके अलावा लैंड आर्मी हाँ। के लिए भी कहा गया था, वो लैंड आर्मी कहाँ गई? ये कहा गया था जो जमीन ली जाएगी उसका 6 गुना जो है सर्किल रेट का 6 गुना दाम दिया जाएगा, वो सब कहाँ है वादे? किसानों की आप बात कर रहे हैं, बुंदेलखंड में बुरा हाल है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक तो मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि इस तरह पेश किया एक दो माननीय बुद्धिमान विद्वान मेरे सहयोगियों ने पैनल में, जैसे उत्तर प्रदेश में आईएस जैसा हाल है। ऐसा न करें कृपया। आप देखिए अभी आप कभी एक एक मुद्दा आप हमारे ऊपर डाल रहे हैं। लोग सबसे बढ़िया महाराष्ट्र प्रदेश है जहाँ खेती की बात होती है, पंजाब में होती है, आंध्र में होती है। रामू वालिया जी आपकी सरकार है तो आपके ऊपर ही तो डाला जाएगा, किसके ऊपर डाला हजारों में जाएगा? सुनिए मैम, सुनिए मुझे कहने दीजिए। जी जी कहिए, प्लीज कहिए। सबसे अगर कम और सबसे बात आती है उत्तर प्रदेश में आत्महत्या की, किसानों में सबसे कम बात है और सबसे ज्यादा मैं अभी आपको गिना। कृपया इस देश को शराब भी तभी लगा जब इसने किसान को नजरअंदाज किया। मेरे मुख्यमंत्री ने किसानी को एक नंबर पर रखा। कहाँ है मुफ्त सिंचाई योजना? पंजाब में नहीं, हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश में है। इसी तरह जो किसानों के लिए कामधेन योजना है, खेती के लिए आएंगे विदित जी, आएंगे, एक बार पूरा कर लेने दीजिए, जवाब लेंगे। हाँ, युवाओं के लिए कौशल विद्या बोलने दीजिए जी। करिए पूरा करिए। अच्छा, फिर कृषक दुर्घटना, कृषक दुर्घटना योजना में हमने बीमे की स्कीम लागू की जो सारे देश में प्रथम मानी जाती है। खुद मेरे सामने, मैं पंजाब में था, बादल ने कहा हमसे आगे उत्तर प्रदेश है, 2 नंबर पर हम हैं। इसी तरह समग्र ग्राम विकास योजना, जल मिशन ग्राम योजना, ये सभी जो योजनाएं हमने शुरू की हैं और फिर जो हमने एक्सप्रेस वे बनाए हैं उनमें भी किसानी को मंडीकरण में सहायता मिलेगी। हमने किसानी के मुद्दे में जो कदम उठाए हैं उन कदमों का नतीजा आने लगा है। गन्ने का मामला था, हमने भुगतान के मामले में सभी पिछले भुगतान 1 साल का रह गया, सभी कर दिए हैं और गन्ना मिलों को प्रेरित कर रहे हैं। अब किसान को लेकर जो दावे आप कर रहे हैं इससे अब रामू वालिया एक एक करके सर, आप किसान को लेकर जो आप दावे कर रहे हैं उस पर रिएक्शन ले लें पैनल से कि क्या सरकार ने प्रो फार्मर एजेंडा अपनाया और क्या उत्तर प्रदेश में इन 4 वर्षों में उसका असर दिखाई दिया। जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है इन 4 वर्षों में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है जो कई वर्षों से एक उपेक्षा का शिकार रहा है, प्राकृतिक उपेक्षा भी उससे झेलनी पड़ी है, वहां के हालात में कोई मूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि वो किसी भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। हम छोटी छोटी टिप्पणी किसान को लेकर ही ले रहे हैं। अनिला जी सबसे पहले आप बोलिए। रामू वालिया साहब ये कह रहे हैं कि साहब आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानून व्यवस्था का जिक्र तो किया लेकिन किसान उसका जिक्र नहीं किया। सरकार ने सबसे ज्यादा इस एजेंडे को आगे रखा। किसी भी स्टेट में फ्री सिंचाई योजना नहीं है, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसने इस योजना को चलाया। इस पर क्या कहेंगे आप? हम आपके पास आए, इससे पहले जरा हम विदित चौधरी से जान लें। विदित जी क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी बार बार सिंचाई की बात कर रहे हैं कि फ्री सिंचाई हमने उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने फ्री सिंचाई की घोषणा करने के बाद में कभी इस चीज़ का भी सर्वे किया है कि जितने भी आपके रजवाए हैं, जितनी भी आपकी नहरें हैं जिनसे सिंचाई किसान को फ्री मिलती है, क्या उसका पानी टेल तक पहुँच रहा है? क्या उन रजवायों में पानी प्रॉपर दिया जा रहा है? जहां तक किसान के बीमे की बात है तो आप कौन से बीमे की बात कर रहे हैं? चाहे वही स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र के माध्यम से जो
किसान को मृत्यु के बाद में दिया जाता है, शायद उस बीमे की आप बात कर रहे हैं, या जिस तरीके से ओलावृष्टि की अभी देखो तत्काल 1 हफ्ते पहले ओलावृष्टि के साथ में किसानों की लाखों की फसल उजड़ गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर कोई घोषणा नहीं की है। गन्ने का भुगतान अभी 4 साल का बकाया है, मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि 1 साल का गन्ने का भुगतान हमारा रह गया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान तो आज गन्ने को जलाने पे मजबूर हैं। किसान का भी आलू खेतों में पड़ा हुआ है। ठीक, आप कौन से किसान की सुविधा की और किसान को सहयोग अब अनिला जी से टिप्पणी ले लें। अब सर अनिला जी से टिप्पणी ले लें। अनिला जी अब आप बोलिए। आपको अपना प्रश्न दोहराना पड़ेगा, बीच में आवाज बिल्कुल किसान चली गई थी, मुझे प्रो फार्मर पॉलिसी की बात रामू वालिया साहब कर रहे हैं। अनिला जी वो ये कह रहे हैं कि आप जो 4 पॉइंट गिना रहे हैं इसमें सरकार के सबसे बड़े एजेंडे को भूल गए। सरकार ने इस प्रदेश में फ्री सिंचाई योजना दी है। वो गन्ना किसानों का जिक्र कर रहे थे जिस पर विदित जी ने अभी आपत्ति दर्ज कराई कि साहब रामू वालिया साहब ये कह रहे हैं कि केवल 1 साल का बकाया रह गया जबकि 4 साल का अभी तक बकाया है। क्या वाकई आप भी ये समझती हैं कि नहीं साहब जो भी हो कानून व्यवस्था के मसले पर शिक्षा स्वास्थ्य अलग बात है, लेकिन किसान को लेकर सरकार का नजरिया अच्छा रहा है और जमीन पर भी दिखा है? देखिए राजीव जी, ये तो बिल्कुल मन बहलाने वाली बात कर रहे हैं। अगर मैं किसानों की बात करती हूं तो जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आने की होड़ में थी, 2012 की अगर मैं बात करती हूं, तब इन्होंने कहा था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो तो रहेगा और उसमें जो 50% इजाफा करके हम दिया करेंगे हर साल। उस हिसाब से तो कायदे से गन्ना किसान को 650 का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। ये तो आप 650 तो बहुत दूर की बात है। जब ये लोग सत्ता में आए थे और जो प्राइस था उसका भी अभी बकाया बाकी है किसानों का। और जिस हाल से गुजर रहा है गन्ना किसान इस वक्त, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं भी अच्छी तरीके से जानती हूँ। और जहां तक किसानों की बात है, आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश जो है कहा जाता है कि बराबर की भागीदारी है, इसमें तो आपकी भी बराबर की भागीदारी है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस केंद्र सरकार से निर्धारित होता है। एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मुझे वैसे भी काफी परेशानी हो रही है, आवाज बढ़ाया नहीं है। विदित जी, बात पूरी हो जाए। 70% जो है यहाँ की आबादी जो है किसान की है और जिसमें कि 80% जो है जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं या सीमांत किसान हैं, और उसमें भी पिछले साल में कमी आई है। इसका मतलब खेती बाड़ी छोड़कर लोग जो हैं शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो ये अपने आप दर्शाता है कि किसान की क्या हालत है। जब ये सत्ता में आए थे इन्होंने वायदा किया था कि हम एक लैंड आर्मी बनाएंगे और जो ऐसी जमीनें हैं जो उपजाऊ नहीं है उनको उपजाऊ बना के और गरीब किसानों में बांटेंगे। उसका क्या हुआ? और ये फसल बीमा योजना के बारे में बोलते हैं, कितनी आप देख रहे हैं कि ओलावृष्टि हुई, 2 बार से मॉनसून फेल हो रहा है, किसानों के पास क्या कोई राहत पहुंची है? और अब ये दूसरी बात, ये किसानों से जुड़ी हुई बात बिजली की भी मैं कह दूं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 16 घंटे जो है किसानों यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुंचाएंगे। ना तो इनके पास प्रोडक्शन है ना इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। ये किस आधार पे कह रहे हैं? झूठ बोलने की एक हद होनी चाहिए। ठीक, अब हम थोड़ा आगे बढ़े। हम एक पॉइंट पर बात करना चाहते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़े। किसान की बात आ रही है तो किसान, ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़े। रामू वालिया साहब स्वास्थ्य के क्षेत्र में जा पाती हैं। ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रामू वालिया साहब, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रामू वालिया साहब, प्रदेश किस पायदान पर खड़ा है? क्योंकि आप ये दलील दे रहे हैं कि हमने साहब एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है, विदित जी इससे नाइत्तेफाकी रखते हैं। एक सवाल यह है आपके लिए कि साहब इन 4 वर्षों में प्रदेश की सरकार ने कौन सा बड़ा सरकारी अस्पताल बनाया है? एक तो मैं, चूंकि मेरी सरकार पर, बोलिए रामू वालिया साहब, हम सुन रहे हैं, बोलिए सर। हाँ, एक तो मेरी सरकार पर आपने ब्रेक उखाड़ कर बिना ब्रेक के दूषणबाजी की आंधी ले दी है। मुझे उस किसानी को ठीक करना पड़ेगा उस बात को। एक तो मैं फिर दोबारा कहता हूं, आलू और गन्ना के मामले में मैंने जो कहा मैं उस पर सुदृढ़ हूं। आपको शब्द झूठ का प्रयोग
करने से संकोच करना चाहिए था। आप गलत कह सकते हैं, चलिए आपकी मर्जी। ओलावृष्टि वाले, हमें पिछले साल जो ओलावृष्टि हुई उसकी पूरे चेक बांट दिए गए हैं। अभी ओलावृष्टि हुई है, उसका मूल्यांकन, उसका जायजा लिया जा रहा है कहाँ कहाँ है। आप नोट करें, 2,56,00,000 किसानों को मुफ्त पानी दे दिया गया है, 700 करोड़ के कर्जे माफ कर दिए गए हैं, और इसके अलावा 7,86,000 किसानों को 1,788 करोड़ के जो कृषि विकास बैंकों से 50,000 रुपए तक माफी की दी गई है। वो इतनी रकम बनती है। क्यों कर रहा है रामू वालिया साहब? फिर भी किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? अगर आपने इतना सब कुछ किसान के लिए कर दिया है, अन्नदाता है वो, अन्नदाता है रामू वालिया साहब, उसको लेकर तो राजनीति ना करिए। माननीय मैडम, गुजरात में किसान आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या हरियाणा में कर रहा है किसान, मध्य प्रदेश में हमसे 3 गुना कर रहा है। हम नहीं कह, ऐसा ना करें जहां आपकी सरकारें हैं। अभी देखिए, आप अभी इस विचार में गोष्ठी में हिस्सा लेने आए, आप खाली हाथ नहीं आए मैडम। बीजेपी की सरकार ने अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी बढ़ाकर आए हैं, अभी बढ़ाई है। आज तो हम उत्तर प्रदेश के विषय में चर्चा करने बैठे हैं। आप महिला, आप माननीय महिला हैं, बेटियां कई दफा मायके आती हैं तो कुछ न कुछ मायके के लिए लेकर आती हैं। आप आज की विचार गोष्ठी में बहस करने आए हैं, पेट्रोल और डीजल में खपतकारों का थोड़ा सा गला घोंट कर आए हैं, इसलिए ऐसा न करें। मैं आपको क्लियर बताता हूं, हमने किसानी को सर्वप्रथम मानना है, उसके लिए एक एक कदम, बेमौसम बरसात वाले लोगों को 1400 करोड़ रुपए और दुर्घटना बीमा योजना पूरी तरह लागू कर दी गई है। और जो स्वरोजगार है, मैं पहले कहा, कामधेनु योजना के माध्यम से लगभग 3 लाख फैमिली एक एक डिस्ट्रिक्ट में हम उनको लगा रहे हैं। हमारी योजना है। अभी आपने कहा कि पूर्वांचल में हम पीछे, हमने वहां 100% किसानी को मदद देकर आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। जहां जहां वो योजना है, हम बहुत जल्दी आने वाले 10 वर्षों में जो पश्चिम और पूर्व में असमानता है उसको दूर करने की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं फख्र करता हूं कि सबसे ज्यादा इस देश में अगर किसान को देवता मानकर, उपज का देवता, अन्न देवता, अनाज देवता मानकर कोई सरकार काम कर रही है, वो श्री अखिलेश जी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी कर रही है। ठीक है सर, अब जरा स्वास्थ्य के बारे में बताइए। आरोप ये लग रहा है कि पिछले 4 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं किया और एक भी सरकारी अस्पताल इस सरकार ने नहीं बनवाया। संक्षेप में सर थोड़ा सा देखिए, हमने चिकित्सा के मामले में सबसे जरूरी है अस्पतालों को पुनः दोबारा उनको मजबूती दी गई, और हमने ग्रामीणों में सेहत योजना पहले से बढ़ाई है। जो हमारा आप 108 को, उसकी महानता को कृपया कम न करें। हमने आपातकालीन जरूरत जो होती है सेहत सेवाओं की, उसके लिए बढ़ोतरी की है। हमने किडनी, लिवर, हृदय, कैंसर और असाध गंभीर रोगों को ग्रस्त निर्धन वर्ग के लोगों को निशुल्क उपचार करने की और परीक्षण करने की सुविधा दी है। अब इस पर जवाब लेते हैं सरकारी चिकित्सालयों में। ठीक है सर, अब इस पर जवाब लेते हैं, फिर इसके बाद शिक्षा और कानून व्यवस्था पर आएंगे। अल्ट्रासाउंड की, अल्ट्रासाउंड आपने फ्री किया, हम इस पर जवाब लेते हैं। विनीत चौधरी साहब, सहमत? नहीं, अल्ट्रासाउंड आपने फ्री किया, लेकिन अल्ट्रासाउंड की मशीनें कहाँ पर हैं? किस जनपद में, किस स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्रों में अल्ट्रासाउंड की मशीनें गई हैं? यदि आप, मैं तो
न्यूज़ चैनल से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो हमारे ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र हैं, आप उन पर जाइए, आप एक बार उन पर एक रिसर्च करिए और देखिए कि वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की तो बात छोड़ दीजिए, अल्ट्रासाउंड तो बहुत बड़ी चीज़ है, अल्ट्रासाउंड की मशीन तो इनकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ठीक नहीं है। और आप यदि ब्लॉक स्तर पर जाएंगे तो वहाँ पर एक टीटी का इंजेक्शन भी इनकी हॉस्पिटलों में उपस्थित नहीं है। सिर्फ घोषणा वहां से कर देना, लखनऊ से कर देना, और उसको ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वित कराने में माननीय मंत्री जी बहुत बड़ा अंतर है। आज उत्तर प्रदेश, मैं सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, मैं तो जागरूक प्रेस के सामने घोषणा कर रहा हूं, है ना, और चैलेंज कर रहा हूं कि आप सर्वे कराइए। यदि 1/3 भी स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्रों पर इनकी दवाएं मिल जाएं, और जिन जिन दवाइयों की ये बात कर रहे हैं, तो हो सकता है न्यूज़ चैनल के माध्यम से देश का किसान या देश का ग्रामीण आज पहली बार ये घोषणा सुन रहा हो कि उसको ये स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्रों पर ये चीजें भी फ्री में मिलती हैं। आज स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र सिर्फ नाम के रह गए हैं। हाँ, 108 एम्बुलेंस गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जरूर दिखाई दे रही है, और इसका पूरे का पूरा श्रेय वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो हमारी यूपीए की सरकार ने पूरे देश के अंदर सेवाएं सुविधा की थी, अनिला जी, आज उसका एक नतीजा है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को कहां खड़ा हुआ देख रहे हैं अनिला जी? देखिए राजीव जी, ये रामूवालिया साहब भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हेल्थ का स्टेटस है, जो स्वास्थ्य का स्टेटस है, वो कहाँ पे, किस पायदान पे खड़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको दे दूं कि अगर हम 5 साल से नीचे की बच्चियों की मृत्यु दर देखें तो वो मेरे ख्याल से विश्व में सबसे खराब स्थिति में मिलेगी। और रादर मैं कहूं कि अफ्रीका का जो सहारा रीजन है वहां पर इतना है कि जो 141 on 1000 ये रेशियो है यहाँ पे मृत्यु दर का। और जैसा कि अभी जो हमारे विविध जी हैं उन्होंने भी बताया है कि आप ब्लॉक लेवल पे तो छोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी चले जाइए तो ना तो अल्ट्रासाउंड मशीन तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि लाइट ही नहीं पहुंचती है तो अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे मशीन क्या काम करेंगी। वहां पे जो बहुत बेसिक दवाइयां होती हैं वो भी नहीं मिलती हैं, तो डॉक्टर्स जो है वहां पे नहीं आपको मिलते हैं। और अभी पीछे जब कुछ महीनों पहले की बात है, एक बहुत बड़ा स्कैम भी उजागर हुआ था जी, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को लेके किस प्रकार से जो सुविधाएं एक गर्भवती महिला को दिया जाता है, तो एक ही महिला पता चलता था साल में 4-4 बार अपने आप को गर्भवती दिखा रही थी, और जो एड मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से वो किस बात बंदर बाट हो रही थी उसकी। तो यहाँ पर जो अगर हेल्थ स्टेटस अगर ठीक होता, अनिला सिंह, अभी 3 दिन पहले इनके खुद के वर्तमान विधायक की मृत्यु हो गई, उसको तो ये अपने आप फर्स्ट एड नहीं मिल पाया। आपने आपके चैनल पे कल गजरौला का दिखा रहे थे राजीव जी, आप अमरोहा चले जाइए, वो जिला अमरोहा है, और वहां आपको एक भी कायदे का अस्पताल नहीं दिखेगा। वहां पे या तो लोग मुरादाबाद जाते हैं या फिर मेरठ जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो मैंने तो आपको बिल्कुल मंत्री जी कह रहे थे कि हमने अस्पतालों को जो पहले से है अस्पताल उनको बेहतर बनाने पर जोर दिया है। पीयूष जी, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम प्रदेश को किसी भी स्तर पर आगे बढ़ता हुआ देखते हैं? अभी 3 दिन पहले बड़ी दुखद घटना हुई है। माननीय मंत्री जी के बेटे की शादी में इनके वर्तमान विधायक जा रहे थे और उनको प्राथमिक एड ना मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल ठीक बात है, और उन्हें चैनल पे दिखाया गया, सारे पेपरों में आया है। और उन्हें प्राइवेट एम्बुलेंस, क्या 108 छोड़िए विदित जी, उन्हें प्राइवेट एम्बुलेंस से ले जाया गया, ये खबर भी आई थी। 108 जिसका जिक्र मंत्री जी कर रहे हैं उसकी पोल तो यहीं खुलती दिखाई पड़ रही है। पीयूष जी, देखिए राजीव जी, अहलुवालिया जी कुछ भी कहते रहें और कुछ भी क्लेम करते रहें, लेकिन अभी आपका मैं ध्यान ये खींचना चाहूँगा और अहलुवालिया जी का भी खींचना चाहूँगा। अभी 5-7 दिन पहले एक अखबार में, उत्तर प्रदेश के अमर उजाला में एक तस्वीर छपी थी, किस तरह से एक बाप जो है अपनी बेटी को चिपकाए रो रहा था, उसकी बेटी मर चुकी थी। वो जो है गांव के स्तर से इलाज के लिए गया, वहाँ पे क्वैक्स वहाँ उसको मिलते हैं लगातार, जो उसका इलाज गलत तरीके से करते हैं। फिर वो ज़िला अस्पताल में जाता है, वहाँ भी उसका इलाज सही नहीं होता है। अंत में उसको जो उसकी जो है बेटी मर जाती है और वो उसको गले से लगा के वो जो है चिपका हुआ रोता है। बड़ी ही दर्दनाक ये एक तस्वीर थी।
जो कि ये दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का और खासकर आम आदमियों की, देखिए बड़े आदमियों के लिए तो मैं मान रहा हूँ कि अखिलेश जी बहुत कर रहे हैं, मेदांता को वहाँ खुलवा रहे हैं लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो भी लोगों से पैसा ले रहे हैं खूब और कर रहे हैं, शहरों के लिए हो रहा है। लेकिन गाँव में जहाँ आम आदमी जो रहता है, जो समाजवाद के, इनके समाज तथाकथित समाजवाद का जो एक हिस्सा है जिसको ये टारगेट करते हैं, जो इनकी स्ट्रेंथ है जो समाजवाद की, वो आदमी आज जो है बेहाल है। कहीं स्वास्थ्य जो अभी जैसे बता रहे थे विदित जी, बहुत बुरा हाल है। मैं देखिए कई इलाहाबाद और जो है कि लखनऊ के आसपास के जिलों में कई बार मैं एक सर्वे करने निकला था, बहुत से जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, बहुत बुरा हाल है, वहाँ दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ जो डॉक्टर आते हैं उनको जो है सीएमओ के यहाँ पहुंचाना पड़ता है, सीएमओ को जो है ऊपर पहुंचाना पड़ता है, वहाँ दवाएं नहीं हैं, सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे जो डॉक्टर वहाँ बैठते भी हैं वो या तो अपना वहाँ पे साइन करके चले जाते हैं, कहीं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और वो जो है वहाँ के मरीजों को ऑपरेशन के लिए अपने यहाँ बुलाते हैं। तो जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उनका बहुत ही बुरा हाल है। तो जो गाँव का आदमी है, आप मान लीजिए कि वो भगवान के भरोसे जी रहा है, उसको कोई भी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। और जिस तरह से अखिलेश जी ने कहा था कि मायावती के टाइम में जो घोटाला हुआ था, जिसमें मैं कुछ कहना चाहता हूं, बिल्कुल सीएमओ को जान रामूवालिया साहब जवाब दीजिए, उनको भी जो भ्रष्टाचारी थे उनको सर जवाब लेते, जवाब दीजिए रामूवालिया साहब। भ्रष्टाचार का तंत्र फैला हुआ है उत्तर प्रदेश में। एक तो एंकर साहब का धन्यवाद कि अभी तक आपने भैंस का टाई रॉड कंट्रोल में रखा हुआ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे बताइए कि गर्भवती महिलाओं के लिए आपातकालीन में 108 और 48 लाख महिलाओं मरीजों की मदद कर जाना, 102 एम्बुलेंस सेवा में 46 लाख महिलाओं की मदद कर जाना, किडनी के मामले में दूसरे पैथोलॉजी, ये सभी बातों को आप ऐसे नजरअंदाज कर रहे हैं। रामूवालिया साहब ये आंकड़े हैं, नहीं ये आंकड़े हैं, और जो विदित चौधरी साहब कह रहे हैं, जो अनिला जी कह रही हैं, पीयूष जी जो कह रहे हैं, वो हकीकत आपको दिखा रहे हैं। आपके विधायक कभी दुर्घटना का शिकार हुए थे और क्या स्थिति रही, कैसे पोल खुली उसी स्वास्थ्य सेवा की, किसी से छिपा नहीं है सर। सुनिए जी, एक हमारे विधायक की मृत्यु की आप बात कर रहे हैं, मृत्यु की बात कर रहे हैं कि कब दिल्ली में एक मिनिस्टर एक्सीडेंट में घर के 200 दूर आगे उसकी मृत्यु होगी, केंद्र के मंत्री की, क्या कह दिया कि दिल्ली मृतकों की मंडी है? जैसे आप कहते हैं कि दो केस लेकर, मैं आपसे पूछता हूं, ये अभी मेरे सामने मैंने आंकड़ा निकाला है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने, राजनाथ सिंह जी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश को कौशल विकास में, इन क्षेत्रों में देश भर में उत्कृष्ट साबित होने का यूपी को सर्वोत्तम राज्य चुना है। क्या आज की बहस केंद्र सरकार की पड़ताल से मेचा खाती है, उसके अनुकूल है? आप तो इतने आरोपण लगाते हो जैसे सारी दुनिया की बीमारी के हम जिम्मेदार हैं। एक बात और मैं कहनी है, गलती हुई है उनसे भी, हम तो कुछ ना कुछ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सेटिंग हुई है मंत्री जी। सुन लीजिए, फिर प्लीज कह दीजिए मृत्यु हो गई, मृत्यु अखिलेश जी की कोई समाजवादी पार्टी की गलती से नहीं, एक कर्मचारियों 2 की गलती से हुई, दोनों को सस्पेंड कर दिया और पड़ताल में पत्रकारों के सामने आया जाएगा किसका दोष है। इसलिए ऐसा ना करें। अगर बर्तन धोते धोते 5 गिलास टूट जाए सेवादार से तो आप कहेंगे कि गिलास टूटने की फैक्ट्री है, ऐसा ना करें। आप एक एक केस को लेकर समस्त, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में जनरलाइज, सभी ऐसे हैं, ऐसा। अच्छा सर, हम कानून व्यवस्था पर आते हैं। जो काम रामूवालिया साहब, वो आसमान पर सुनहरी अक्षरों में चमक रहे हैं। रामूवालिया साहब, कानून व्यवस्था जी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार कहां खड़ी है इन 4 सालों में? रामूवालिया साहब, मुझे बता दीजिए, कानून व्यवस्था के मामले में हमारी सरकार ने एक एक जगह, ठीक है सांप्रदायिक दंगे यहां भी हो जाते हैं,
गुजरात में भी हो गए, वो तो प्लान्ड भी होते हैं, वो गहरी साजिश भी होती है। लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में चाहे पुलिस है, चाहे मौका पर मदद है, चाहे अपराधियों को पकड़ने की बात है, चाहे जो, मैं तो जेलों का मंत्री हूं, वहां जिस तरह के जेलों में सज्जन रहते हैं, पकड़ के अंदर दिए हैं, वो उनका जो बाहर का सिस्टम है उसमें पहली बात तो ये कि जेलों में हवन यज्ञ करके तो कोई जाता नहीं, अपराध करके जाता है। उनके बाहर आदमी क्या करते हैं, हम उनको भी पकड़ते हैं। हम एक एक थाना, एक एक जनपद, एसएसपी और ऊपर तक हमारा सर, इतना सब करने के बाद भी अपराधी बेखौफ है, हो जाती है, अपराधी बेखौफ है और वारदातें हो रही हैं। अनिला जी, इतना सब करने के बाद भी हम ये कह रहे हैं अपराधी बेखौफ नहीं। राजीव जी, राजीव जी, जन रामूवालिया साहब, एनसीआरबी के आंकड़े तो उसको सुरक्षा की गारंटी है। आप जो भी बात कह रहे हैं, पर आंकड़े जो है झूठ नहीं बोलते हैं, और एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाओं के प्रति जो अपराधीकरण है वो पिछले साल से अब में जो है उछाल मारा है। तकरीबन अगर मैं कहूँ 39,000 जो केसेस जो हैं रजिस्टर्ड होकर उत्तर प्रदेश जो है अव्वल नंबर पे है महिलाओं के प्रति अपराधीकरण में। और मैं हमेशा एक बात को कहती हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि आपके प्रदेश में या किसी भी प्रदेश या देश में मैं बात करूं कि सुशासन है, कानून व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त है, उसका एक मापदंड है आधी रात में अगर कोई महिला या कोई बेटी सच धज के भी एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित चली जाती है, तो आप मानिए कि आपके प्रदेश में, आपके जिले में, आपके देश में जो है जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त है। जो अपराधी हैं वो खौफ खाते हैं, इकबाल मानते हैं प्रशासन का, और प्रशासन के ऊपर शासन का जो है कब्जा रहता है। और हमारे प्रदेश में उल्टा है, जो शासन जो प्रशासन को बताती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो अपनी वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए, और जिस प्रकार से थानों का यहाँ पर एक जाति विशेष का कब्जा हुआ है, तब से आप देख लीजिए, चाहे चौकी हो चाहे थाने हो, जब एक एक वहां पर चुन चुन कर तैनाती की जाएगी तो खौफ क्यों रहेगा। और मुझको नहीं मालूम है कहां तक सच है कहां तक झूठ है, परंतु सुनने में आया है कि जब एक एक चौकी एक एक थाने बिकेंगे तो वहां पे ये जो पैसा आएगा तो कहां से आएगा, अपराधियों से ही वसूला जाएगा ना। तो कैसे ऐसे हालातों में प्रदेश जो है वो अपने आप को ये कह सकता है कि कानून व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त है। और जहां तक अभी तक दंगों की भी बात थोड़ी देर पहले की जा रही थी, पिछले साल ही 151 कम्युनल जो यहाँ पे जो दंगे हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। हो सकता है आंकड़ों में इतने आए हैं, उससे ज्यादा हुए हैं। उस पर रामूवालिया साहब कह रहे हैं कि कई सुनियोजित होते हैं, कई साजिश होते हैं, दंगे गुजरात में भी होते हैं, इसका वो जिक्र कर रहे हैं। रामूवालिया साहब, हम आपसे फाइनल कमेंट लेंगे, हम जरा विदित चौधरी साहब को शामिल करने, कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मसले पर बात हो रही है। हम जरा पीयूष जी का भी एक छोटा सा कमेंट ले लें, जरा विदित जी के पास जाएंगे। विदित चौधरी साहब, जब हम मंत्री जी से पूछ रहे हैं कि अपराधी बेखौफ क्यों है, तो वो कह रहे हैं कि अपराधी बेखौफ नहीं है, जन बेखौफ है। सुन लीजिए, मौका मिला है। बोलिए विदित चौधरी साहब, बोलिए। देखिए, मैं राजीव जी एक बात यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि जब मंत्री जी ने बोला कि साजिश होती है दंगे में, जब आपको ये पता है कि दंगों में साजिश हो रही है तो आपकी सरकार क्या कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके का कार्य कर रहा है। इसीलिए तो क्वेश्चन मार्क लगा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। जहां पर जिस तरीके से गुंडागर्दी सरेआम हो रही है, 4 साल में कितने एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, 4 साल में कितनी हत्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर हुई, 4 साल में कितने बलात्कार उत्तर प्रदेश के अंदर हुए। अभी 3 दिन पहले बदायूं की एक घटना है कि सामूहिक बलात्कार करके, और मुझे कहते हुए शर्म आ रही है लेकिन पेपर के माध्यम से मैंने पता लगा है कि उसके साथ में इतनी घिनौनी हरकतें की और उसकी हत्या हो गई, और उसकी केस की पुष्टि, अभी केस ओपन नहीं हुआ है। मुरादाबाद में के अंदर कॉलेज के अंदर छात्रा के साथ में बलात्कार होता, उसकी हत्या की जाती है। आज 3 साल हो गए, आज तक वो केस ओपन नहीं हुआ। तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। जहां तक अनला सिंह जी ने बताया कि पिछले 1 साल में 151 राइट्स हुए, मैं तो कहता हूं कि 4 साल में 400 से ज्यादा
उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा हुए, ठीक ये है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की ठीक है। चीज क्या है? पीयूष जी, कानून और इस व्यवस्था तरीके एक से ऐसा यदि मसला है साजिश जिस हो रही पर है इस तो उन सरकार साजिश की किसी कर्ताओं भी के सफाई साथ से में कोई कठोर संतुष्टि कार्रवाई नहीं क्यों नहीं हो होता। रही? ठीक है पीयूष जी। नहीं देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो कि मुलायम सिंह के टाइम में वो कहा करते थे उत्तम प्रदेश की बात करते थे, लेकिन वो बिल्कुल तरीके से एक अपराध प्रदेश बन गया है पूरा की पूरे तरीके से। जब से हमें उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश आएंगे तो शायद बेहतर तरीके से चलाएंगे सरकार, लेकिन उनके आने के बाद चूंकि मायावती जी के टाइम में कम से कम ये राहत लोगों को थी कि अपराध कम हो गए थे, भले ही भ्रष्टाचार अपनी पीक पे था, लेकिन अपराध में जो है काफी राहत लोगों को मिली थी और अपराध उस गति से हो नहीं रहे थे। बड़े बड़े अपराधियों को भी उन्होंने जेल के अंदर कर दिया था जी। लेकिन जैसे ही अखिलेश सरकार आई, तुरंत जो है उत्तर प्रदेश में अपराधों का सिलसिला फिर से चालू हो गया। और अपराध आप उसमें मैं क्या मतलब, आप कुछ भी कहिए उसमें, लेकिन रोज के अखबार बता रहे हैं जो घटनाएं हो रही हैं आपकी, वो ये अपने आप में प्रमाण है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो है बेखौफ हो गए हैं अपराधी। और अनिला सिंह जो कह रही थी वो बात सही है कि देखिए आपने एक जाति विशेष को जो है पूरे के पूरे सब जगह उन्हीं को आपने पूरे प्रशासन में उन्हीं को रख दिया है। और वो रख दिया है तो सिर्फ इसलिए ऐसे नहीं रखा है कि आप जो ठीक है आपने एक तो जाति विशेष के थे इसलिए रखा, दूसरा उसके एक्सचेंज में आपने लिया भी बहुत कुछ, तो वो कहां से, वो अथॉरिटी कहां से पैदा होगी जी, वो तो कहीं से वो भी उगाएंगे ना। तो ये इसी वजह से आप देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार आप अपराध पे काबू पा ही नहीं सकते हैं। रोज घटनाएं हो रहे हैं, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, पत्रकारों पे हो रहे हैं। आपको याद होगा किस तरह से जो पत्रकार है जोगेंद्र सिंह, उनकी हत्या खुद जो है अखिलेश सिंह के मंत्री जी ने हत्या कर दी, और किस तरह से लीपापोती की गई और फिर 30 लाख उनकी पत्नी को देके उनकी आवाज दबा दी गई। ठीक है रामू वाले साहब, बहुत संक्षेप में 20 सेकंड में। हाँ, मैं संक्षिप्त में कहता हूं, एक तो मुझे खुशी है कि मैडम ने ये बात कहकर मेरी बात आसान कर दी कि 39,000 केस रजिस्टर्ड हुए हैं। मैडम बेईमानी करने वाला शरारती अपराध कर गया, लेकिन 40,000 के लगभग केस रजिस्टर करना, क्या यह सोई हुई सरकार की निशानी है या जागरूक सरकार की निशानी है? दूसरी, मैडम ने कहा कि मैं तो सुनी सुनाई बात कहती हूँ। मैं एक बात कहना चाहूंगी राजीव जी, यहाँ पे मैं क्लियर करूं, अगर अपने प्रदेश की बात को तो यहाँ पर मात्र 10% जो केसेस हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, बाकी 90% नहीं होते हैं बलात्कार के केस। उनकी जुबान जो है बंद कर दी जाती है। दंगाकारियों को नंगा करके एक्सपोज करके पकड़ लिया गया है। ठीक है, समय कम है। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में आने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। रामू वालिया साहब, अनिला जी, विदित चौधरी, पीयूष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 4 साल के काम का लेखा जोखा है, ये 1 घंटे में पूरा नहीं हो सकता। सरकारें काम करती हैं और जनता उनके काम पर फैसले देती है। अब 4 साल इस सरकार को हो चुके हैं, ये चुनावी साल है। अखिलेश यादव के तेवरों से भी ऐसा ही लग रहा था, और 5 साल के बाद हर राजनीतिक दल को, सत्ताधारी दल को भी चुनाव के मैदान में जाना पड़ता है। अब जनता जनार्दन ये फैसला करेगी आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे कि इन 4 सालों में और इस आखिरी साल में इस सरकार ने कैसा काम किया। प्राइम एजेंडा आज यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी। हर वर्ग को मिले